ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले एक ऐसे रहस्यमय लड़के के बारे में है जिसके पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं जिससे कि वो लोगों के दिमाग और उनके विचारों को पढ़ सकता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसे दुनिया से सिर्फ नफरत मिलती है। यहाँ तक कि उसका पिता भी उसे बचपन में ही छोड़कर चला जाता है। तो आखिर इस लड़के के साथ ऐसा क्यों होता है, ये कौन है और इसके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। कहानी की शुरुआत होती है और एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर की एक आदमी की वाइफ उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन खराब मौसम के चलते उस आदमी की वाइफ पर बिजली गिर जाती है और उसकी वाइफ मर जाती है। लेकिन डॉक्टर्स उसके बच्चे को बचा लेते हैं। ये बच्चा बाकी ये बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि इसे एक रेयर जेनेटिक डिसीज होती है जिसे कि एल्बिनिज्म कहा जाता है। और इस बीमारी की वजह से शरीर की पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है और इसी वजह से पूरा शरीर सफेद हो जाता है। अब इस बच्चे का बाप अपने बच्चे को मनहूस समझता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इस बच्चे की वजह से ही उसकी वाइफ की डेथ हुई है और इसीलिए वो इस बच्चे को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जब एक घर में एक बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है तो पुलिस वहाँ पर छानबीन करने के लिए जाती है और इस केस को डग बर्नम नाम का एक पुलिस ऑफिसर देख रहा था। अब छानबीन के दौरान डग को इस बूढ़े आदमी के घर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर कि डग काफी हैरान रह जाता है। अब इसके बाद डग जेसी नाम की एक साइकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात करता है। खैर अब डग की बात सुन लेने के बाद जेसी डग के साथ उस बूढ़े आदमी के घर जाने का फैसला करते हैं और इसके बाद ये दोनों नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें काफी अजीब सा लड़का दिखाई देता है। इस लड़के का पूरा शरीर सफेद था जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। अब जेसी जैसे ही उसे देखती है वो काफी हैरान रह जाती है। वो उस लड़के से उसका नाम पूछती है और ये लड़का उसे अपना नाम जेरेमी बताता है और जेरेमी वही लड़का है जिसके पिता उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसके दादा ने उसे अपनाया था और उसे दुनिया से छिपाकर यहाँ पर रखा था। यानी कि जेरेमी अभी तक बाहर नहीं गया था और ना ही इसकी पढ़ाई स्कूल से हुई थी। लेकिन फिर भी जेरेमी के पास बहुत सारी किताबें थी। हालांकि जेरेमी बाकी लड़कों की तरह शारीरिक रूप से इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन मानसिक रूप से उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो काफी होशियार था और यही वजह होती है कि जेरेमी को अपनी लाइब्रेरी की एक एक किताब का हर एक पेज याद था। अब अपने दादाजी की डेथ के बाद जेरेमी एकदम अकेला हो गया था, इसलिए जेसी और डग इसे ऑर्फनेज में ले जाते हैं और ये पहली बार था जब जेरेमी अपने घर से बाहर जा रहा था। और अब जैसे ही जेरेमी ऑर्फनेज में पहुंचता है तो सभी बच्चे उसे घूरने लग जाते हैं। जेरेमी हमेशा अपनी आंखों पर काला चश्मा पहनकर लगता था क्योंकि इसकी आंखें काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, वो सूरज की रोशनी नहीं झेल पाती थी। खैर इसके बाद जब लंच का टाइम होता है तो यहाँ के कुछ बच्चे जेरेमी से एक चम्मच को बैलेंस करने के लिए कहते हैं। अब जेरेमी पहले तो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में जॉन नाम का एक लड़का उससे धमकाता है और जेरेमी किसी तरह से उस चम्मच को बैलेंस कर देता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर जितने भी चम्मच थे उस एक चम्मच से आकर चिपक जाते हैं। जेरेमी का ये करतब देखकर सभी बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन जॉन जेरेमी की ये पावर देखकर बहुत गुस्सा होता है। खैर अगले सीन में हमें जेसी को दिखाया जाता है जो कि जेरेमी के शरीर की जांच कराती है। चेकअप हो जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जेरेमी की बॉडी एकदम नॉर्मल है। अब क्योंकि जेरेमी हमेशा चश्मा लगाता था इसलिए जेसी उसके लिए लेंस ऑर्डर कर देती है। साथ ही जेसी इसका एडमिशन भी एक अच्छे से स्कूल में करा देती है जिससे कि जेरेमी पढ़ लिख सके। खैर अब इसके बाद जेरेमी अपने स्कूल में फिजिक्स की क्लास में बैठा होता है और डोनाल्ड नाम का टीचर इन्हें बिजली के बारे में पढ़ाता है। इसी क्लास में जेंसी नाम की लड़की भी थी जो कि काफी गौर से जेरेमी को देख रही थी। अब इसी दौरान उनका टीचर डोनाल्ड एक इलेक्ट्रिसिटी मॉडल पर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें से कि बिजली निकलना शुरू हो जाती है और बिजली को देखते ही जेरेमी की पूरी बॉडी कांपने लगती है और धीरे धीरे ये बिजली इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि जेरेमी के पास आ जाती है और बिजली को आधा देख ऐसा लग रहा था जैसे जेरेमी इसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखकर डोनाल्ड बिजली को तुरंत बंद करता है और जेरेमी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और जब डॉक्टर जेरेमी का चेकअप करते हैं तो वो पाते हैं कि इतने बड़े शौक के बाद भी जेरेमी को कोई भी चोट नहीं आई है और ना ही उसे कोई जख्म हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल में डग भी आ जाता है। यहाँ पर डोनाल्ड उसे बताता है कि जेरेमी ने बिजली को अपनी तरफ अटैक कर लिया था और शायद यही वजह है कि जेरेमी की बॉडी पर एक भी बाल नहीं है। ये बात सुनकर डग जेरेमी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जेरेमी कमरे से भाग जाता है और अकेला सड़क पर जा रहा होता है कि तभी जेरेमी की रास्ते में लिंडसी से मुलाकात होती है। जेरेमी इससे रेलवे लाइन का पता पूछता है और अकेला ही रेलवे ट्रैक से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में डग उसके सामने आ जाता है और जेरेमी से घर चलने के लिए कहता है। पहले तो जेरेमी डग से मना करता है, लेकिन डग के काफी जिद करने के बाद वो उसके साथ चला जाता है।
यहाँ पर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर एक आदमी जेरेमी को बताता है कि जेरेमी, तुम्हारा IQ इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो तुम बताओ कि ये तुमने बुक से सीखा है या कहीं और से। जिस पर जेरेमी उसे बताता है कि मैं रेडियो या टीवी के पास नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने से वो खराब हो जाते हैं। खैर, अब इसके बाद जेरेमी अपने घर जाने के लिए कहता है, जिस पर ये लोग उसे बताते हैं कि बैंक ने तुम्हारे घर को सीज कर दिया है। ये बात सुनकर जेरेमी यहाँ से चला जाता है। खैर, अब इसके बाद जेरेमी का स्कूल एक एक्टिविटी प्लान करता है जिसमें कि वहाँ के शहरी भी शामिल थे, लेकिन जेरेमी इससे भी खुश नहीं होता और वो अकेला ही जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर वो डक को बताता है कि वो जब भी बिजली को कड़कड़ाते हुए देखता है तो लगता है कि शायद वो बिजली मेरी तरफ आ रही है और यही वजह थी कि उसकी माँ भी बिजली की वजह से ही मरी थी। खैर, अगले दिन डंकन एक हिरन को मार देता है और इस बात को किसी से भी बताने के लिए मना कर देता है। यहाँ पर जेरेमी भी होता है और वो उस हिरन को मरा हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है। तभी जेरेमी एक हाथ उस हिरन पर रखता है और एक हाथ से डंकन को पकड़ लेता है, जिस वजह से डंकन को बहुत दर्द होता है। ये सब देखकर शेरिफ जेरेमी से कहता है कि ये सब तुमने क्यों किया, जिस पर जेरेमी कहता है कि डंकन ने जो किया मैंने उसे उसका एहसास दिलाया है। यहाँ पर जेसी उसे कहती है कि देखो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो, लेकिन जेरेमी यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें डक की बीमार वाइफ को दिखाया जाता है। डॉक्टर डक को बताता है कि जितने टाइम से तुम्हारी वाइफ इस दर्द को सह रही है, जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारी वाइफ को रोके हुए है। इसके बाद डक उसे पिछले हादसे के बारे में पूछने के लिए जाता है कि आखिर जेरेमी ने उसके साथ क्या किया था, जिस पर डंकन बताता है कि जब जेरेमी ने उसका हाथ पकड़ा था तो वह हिरन को तड़पते हुए उसकी एक एक सांस को, उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। उस वक्त वो बहुत दर्द में था। ये बात सुनकर डक जेरेमी को अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है ताकि वो उसकी वाइफ के बारे में भी कुछ बता सके। और जब जेरेमी डक की वाइफ को छूता है तो वो उसके दिमाग में चल रही सारी बातों को बताता है। जेरेमी कहता है कि ये चाहती है कि तुम अपने बेटे को माफ कर दो, और दूसरा ये कि वो अपनी शादी की अंगूठी को पहनना चाहती है जो भी काफी सालों पहले खो चुकी थी। ये बात सुनने के बाद डग अपनी वाइफ को अंगूठी पहनाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अपनी माँ की डेथ के बारे में सुनने के बाद उसका बेटा उससे मिलने के लिए आता है और डग अपने बेटे को देखकर उसे गले लगा लेता है। ये सब जेरेमी देख रहा होता है और इमोशनल होकर रोने लग जाता है। खैर, अगले सीन में हमें जेरेमी और लिंडसे एक पार्क में बैठे हुए नजर आते हैं। जेरेमी यहाँ पर सभी के मन की बात बता रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों का सोचना ये है कि वो सबसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब हर एक चीज से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये उसकी सारी बातें लिंडसे के समझ में नहीं आ रही थी। तब यहाँ पर जेरेमी और लिंडसे हाथ मिलाते हैं और लिंडसे जेरेमी की शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी उसके दर्द को महसूस कर पाती है कि कैसे उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया था। जेरेमी के साथ भी जो कुछ हुआ था वो उसे सब याद था और ये सब फिर से सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। वो लिंडसे से अपना हाथ छुड़ा लेता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ, जिस पर लिंडसे उससे कहती है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें तुम मुझे सबसे अच्छे लगे। और ये बात कहकर लिंडसे जेरेमी के बहुत करीब आ जाती है और उसे होठों पर किस करती है। लिंडसे को किस करते हुए उसके पिता देख लेते हैं और इन दोनों के पास आकर जेरेमी को मारना शुरू कर देते हैं और लिंडसे से दूर लेने के लिए कहते हैं। इसी बीच यहाँ पर जेसी आ जाती है और जेरेमी को लिंडसे के पिता से बचा लेती है। इस हादसे के बाद जेरेमी और भी ज्यादा दुखी हो गया था, इसलिए वो अपना सामान लेकर अपने घर जाने लगा था, लेकिन वो घर भी नहीं जा पाता। अगले सीन में हमें जेसी जेंट्स बाथरूम में दिखाई देती है। जेरेमी अपना ज्यादातर समय यहीं पर बिताता था। जेरेमी यहाँ पर एक लड़के को देखता है जिसके बहुत ही खूबसूरत बाल थे। वो भी अपने ऐसे ही बालों के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पावर्स की वजह से ये मुमकिन नहीं था। अब यहाँ पर जेरेमी को जॉन देख लेता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है। जॉन जेरेमी को परेशान करने के लिए उसकी टोपी भी छीन लेता है और अपने सर पर लगा लेता है और इसके बाद जेरेमी से कहता है कि अगर तुम वाकई में मर्द हो तो मुझसे ये टोपी छीन कर दिखाओ। और इसलिए जेरेमी जैसे ही अपनी टोपी लेने के लिए जॉन की तरफ हाथ बढ़ाता है तो जॉन जेरेमी का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़ते ही जेरेमी जॉन की पिछली जिंदगी को महसूस करता है कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे टॉर्चर किया और उसकी जिंदगी किस तरह से बीती थी। जेरेमी के ये सब महसूस कर लेने के बाद जॉन के सौतेले पिता ने जो शब्द कहे थे वो उन्हें दोहराता है। इसके बाद जॉन और उसके बाकी के दोस्त जेरेमी को लेकर बाहर आ जाते हैं और वो उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं, जिसके बाद ये उसे बहुत परेशान करते हैं और वो उसे यहाँ पर कीचड़ में फेंक देते हैं। जेरेमी इन लोगों के सामने पूरी तरह से हार चुका था। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी सुपर पावर को इस्तेमाल करता है। उसके गुस्सा आते ही बिजली कड़कड़ाने लगती है और इन लोगों पर गिर जाती है। जेरेमी को तो इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें रुक जाती हैं।
ये देखकर जेरेमी जॉन को बिजली के छोटे छोटे शॉक देता है और फिर से उसकी धड़कन वापस लाता है। इसके बाद जेरेमी अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके घर का सारा सामान जब्त हो चुका था। जेरेमी यहाँ पर अकेले घर में ही बैठ जाता है। तभी यहाँ पर जेसी आती है। वो यहाँ पर जेरेमी को समझाकर उसे गले लगा लेती है। इसी बीच यहाँ पर डोनाल्ड भी आ जाता है, जो कि अब जेरेमी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। जेरेमी को परेशान देखकर जेसी उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा। अब जैसे ही ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, पुलिस जेरेमी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि पुलिस को जॉन के इंसिडेंट वाली खबर लग गई थी। लेकिन यहाँ पर डग जेरेमी को बचा लेता है और जैसे ही पुलिस अफसर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करने के लिए फोन करते हैं तो डग पुलिस वाले का वॉकी टॉकी फेंक देता है। अब इसी बीच मौसम बहुत खराब हो जाता है और जेरेमी भागने लगता है। ये देखकर डंकन भी जेरेमी के पीछे पीछे भागने लगता है और इसके पीछे सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेरेमी बिजली के संपर्क में आ जाता है और गायब हो जाता है। ये लोग यहाँ पर उसकी चिंता करने की बजाय काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब जेरेमी अपनी असली जगह पहुँच गया था जहाँ पर कि उसे होना चाहिए था। और इसी सीन के साथ इस बेहतरीन फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।